दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है एक ज़बरदस्त एक शानदार टॉपिक। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक विलयन का चालकत्व। ठीक है, कंडक्टिविटी पढ़ने वाले हैं आयनिक सॉल्यूशन के। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज यहाँ पर कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और अच्छा तो ये होगा कि आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें, जो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपका डाला गया है। देखिए यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिविटी के बारे में, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते थे। चालकत्व जिसको के से रिप्रेजेंट करते थे, यानी इसके का मतलब होता था कप्पा। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था 1/r L/A। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता था। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम क्या कर सकते थे कि कंडक्टिविटी निकाल सकते थे, चालकत्व निकाल सकते थे पदार्थों का। अब देखिए, जितने भी पदार्थ होते हैं वो चालकत्व के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर, यानी इस के वैल्यू के आधार पर, इस के का कितना मान आता है किसी भी पदार्थ का, तो पदार्थ को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी कैटेगरी होती है? तो ये होता है कंडक्टर, ये होता है इंसुलेटर, ये होता है सेमीकंडक्टर, ये होता है सुपर कंडक्टर। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सॉलिड स्टेट में भी बताया गया था, है ना। तो जरा सा देखिए, लेकिन यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है और वहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया गया था। तो देखिए, के जो है, जो कप्पा की जो वैल्यू है, जो कप्पा का मान है, ये मान क्या बताता है? ये मान बताता है कंडक्टिविटी, चालकत्व। ठीक है, या इसी को हम लोग चालकता भी बोल देते हैं, आम भाषा में चालकता भी बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस रेसिप्रोकल का क्या होता है, अंतर होता है। तो ये चालकत्व या चालकता। अब देखिए, इसके मान पर इसका मान बढ़ने या घटने से, है ना, इस कप्पा का मान बढ़ने या घटने से क्या होता है कि जो पदार्थ होती है उनका जो चालकता का जो गुण होता है वो बदलता है। करंट पास करने का, उसके थ्रू करंट पास करने का जो गुण है वो वेरी करता है इस के मान के अनुसार। तो इस के मान पर आधारित हम पदार्थों को चार भाग में बांटते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक को हम लोग चालक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब चालक के बारे में, कंडक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि चालक वो पदार्थ होते हैं, चालक वो धातु होते हैं जो अपने थ्रू, है ना, अपने थ्रू करंट को, यानी धारा को बहुत ही आसानी से क्या करे, पास करने दे। यानी चालक वो पदार्थ, वह तार या वह धातु के बने होते हैं जिसके थ्रू रेसिस्टेंस जो है, जो प्रतिरोध है, वो कम हो। प्रतिरोध यदि कम होगा तो चालकत्व क्या होगा? चालकत्व जो है वो अधिक होगा। जो करंट है, धारा है, वो आसानी से पार कर सकेगा। तो वो सारी की सारी निर्भर करती है इस के मान पर। तो आप बताइए कि जो चालक है हमारा, इस चालक से जो करंट है वो बहुत ही आसानी से पास करता है ना। ये अच्छा कंडक्टर माना जाता है, मतलब खास करके जो धातुएं होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम की तार होती है ना, आप देखते होंगे कॉपर का वायर होता है। तो इन सब से जो करंट है वो बहुत ही आसानी से पास कर पाता है, क्योंकि ये कंडक्टर है। और ये कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके के का जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, इनके के का जो मान होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं के यहाँ पर क्या है? चालकत्व है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके चालकत्व का मान बहुत अधिक होता है। चालकत्व का मान बहुत अधिक होता है, यानी इनके जो कंडक्टिविटी होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। कंडक्टिविटी बहुत अधिक है, यानी के का मान बहुत अधिक है। इसका मतलब है जो करंट है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से क्या होगा कि इस चालक के थ्रू क्या करेगा? पास कर पाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसका कुछ उदाहरण तो होगा, तो उदाहरण बिल्कुल है। तो इस चालक के बहुत सारे उदाहरण हैं, खास करके धातु से बने हुए। ज़्यादातर जो धातु के पदार्थ हैं वो चालक का कार्य करते हैं, क्योंकि धातु से बहुत ही आसानी से करंट पास कर जाता है, क्योंकि धातुओं के जो के का मान है वो बहुत अधिक होता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा कुछ मिश्र धातु भी होते हैं,
मिश्र धातु, जिसे एलॉय भी हम कहते हैं, मिश्र धातु, जिसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, जो अलग अलग धातु से मिलाकर बनाया जाता है, मिश्र धातु। ठीक है, कुछ अधातु भी, कुछ अधातु नॉन मेटल भी है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, तो ये कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट एक कार्बन का रूप है, कार्बन तो एक अधातु है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट को बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, बहुत अच्छा चालक माना जाता है, क्योंकि करंट जो है बहुत आसानी से इसे पास कर पाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये एक तरह का एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। आप लोग 10th क्लास में भी इस बात को पढ़े होंगे। दूसरा यहाँ पर आता है चालक के बाद, कंडक्टर के बाद क्या आता है, विद्युत रोधी आता है। ठीक है, विद्युत रोधी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, इनका जो चालकत्व है बहुत कम होता है, इनका चालकत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए ये विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि अपने थ्रू करंट को पास करने नहीं देते हैं। ठीक है, तो चालकत्व का मान यानी के का मान बहुत कम हो जाएगा, सॉरी मैंने शायद अधिक बोल दिया था, के का मान जितना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ये विद्युत रोधी बन जाएगा, करंट को पास नहीं करने देगा। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है ऐसे पदार्थों में, तो उदाहरण के तौर पर इंसुलेटर क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे आसपास जो विद्युत रोधी का कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण में जैसे कांच है, जैसे लकड़ी है, तो ये सब जो पदार्थ हैं वो करंट को पास नहीं करने देते हैं, तो ये विद्युत रोधी आदि इंसुलेटर कहलाते हैं। तीसरा है चालक और विद्युत रोधी के बीच का, जिसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक, अर्धचालक कौन होते हैं, अर्धचालक वो होता है जिनके के का मान, जिनके कप्पा का मान यानी चालकत्व का मान चालक और विद्युत रोधी के बीच का होता है ना, यानी अर्धचालक के का मान जो है वो क्या होता है, वो इसके चालक और विद्युत रोधी के बीच का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। तो अर्धचालक के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि चालकत्व का मान, चालकत्व का मान चालक एवं विद्युत रोधी के मध्य होता है, विद्युत रोधी के मध्य होता है। समझ में आ गई बात। तो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर, है ना। सॉलिड स्टेट में भी हम लोग ठोस अवस्था जब पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखे थे अर्धचालक, किस तरह से अर्धचालक तैयार किया जा सकता है, डोपिंग एक तरीका बताया था मैंने आपको। तो अर्धचालक में क्या हुआ कि चालकत्व का मान चालक और विद्युत रोधी के मध्य होता है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा होता है के का मान, ना तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हमारे पास जो मेटलॉइड होते हैं खास करके, है ना, मेटलॉइड, तो वो अर्धचालक का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खास करके जो सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन एक उदाहरण है। उसी तरह जर्मेनियम हो सकता है ना, गैलियम हो सकता है, डोपिंग सिलिकॉन, डोपिंग सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन को अगर डोप कर दिया जाए, किसी दूसरे धातु से मिला दिया जाए, किसी दूसरे मेटेलॉइड को उसमें मिला दिया जाए तो डोपिंग सिलिकॉन कहलाएगा। वो भी अर्धचालक का काम करेगा और अच्छा करेगा, सिलिकॉन से अच्छा करेगा वो। ठीक है, गैलियम है, गैलियम है, ये सभी पदार्थ जो है वो अर्धचालक का कार्य करती है। उसके बाद चौथा नंबर का एक और आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अतिचालक कहते हैं, अतिचालक। अब देखिए अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर, इसको अंग्रेजी में हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना, सुपर कंडक्टर पूरी तरह से लैब में बनाया गया पदार्थ होता है और इनकी जो चालकता होती है बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, इतनी अधिक होती है कि हम इसके चालकता को माप ही नहीं सकते हैं। तो कहा जाता है कि जो अतिचालक है इसकी चालकता अनंत होती है, इसकी चालकता क्या होती है, अनंत होती है।
मतलब इसकी चालकता खत्म ही नहीं होती है, इतनी अधिक चालकता होती है कि इसको हम माप ही नहीं सकते। इसको हम अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोधकता होगा, है ना, जो प्रतिरोधकता होगा वो कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता वो होता है कि पदार्थ के द्वारा, पदार्थ से जो करंट पास कर रहा है उसमें क्या करना, रुकावट पैदा करना। हर एक पदार्थ में ये भी गुण होते हैं कि वो बहते हुए धारा को, करंट को क्या करे, रोके, उसको रुकावट पैदा करे, उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता जितना अधिक होगा तो करंट पास करने में उतना दिक्कत होगा। यहाँ प्रतिरोधकता 0 होता है, इसीलिए करंट अनंत तक, मतलब जो चालकता होती है बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, तो इसको अति चालक कहते हैं। अब देखिए अति चालक क्या है कि पहले ये समझा जाता था कि जो ये सुपर कंडक्टर है वो कम तापमान पर कार्य करते हैं, है ना, कम तापमान पर, जैसे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस इस तरह से। लेकिन बाद में पता चला कि 150 डिग्री सेल्सियस तक भी सुपर कंडक्टर जो है वो अपना काम उसी तरह से दिखाते हैं जैसा वो 0 डिग्री पर दिखाते हैं। यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा करने के बाद भी जो अति चालक है, इसकी जो अति चालक की जो चालकता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, अनंत तक इसकी चालकता होती है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, टॉपिक भले यहाँ लगा हुआ है आयनिक विलयन का चालकत्व, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि चालकत्व के मान के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, कंडक्टिविटी के आधार पर पदार्थ 4 तरह के होते हैं। निर्भर करता है कि उसकी कंडक्टिविटी का मान कितना है। कंडक्टिविटी का मान यदि बहुत अधिक है, इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी का मान क्या है, कम है ना। देखिए ये जो एक रिलेशन है, इस बात को आप समझिए। देखिए के और ये 1/r, इस रिलेशन को आप समझिए, है ना। के कहने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी के का मान यदि अधिक होता है तो आर का मान क्या होगा, कम होगा, है ना। आर का मान यदि कम होगा यानी प्रतिरोधकता कम होगी, यानी रुकावट अवरोध कम होगा, तो ऑटोमेटिक है कि के का मान अधिक होगा, और के का मान जब अधिक होगा तो करंट बहुत आसानी से पास कर पाएगा। तो इस रिलेशन को याद रखना है। तो उसी आधार पर मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि चालकत्व का मान बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर का मान बहुत कम है, प्रतिरोधकता बहुत कम है, तो यहाँ पर चालकत्व का मान बहुत अधिक है, तो ये एक अच्छा चालक बन गया, कंडक्टर बन गया। यहाँ पर आर का वैल्यू बढ़ गया, विद्युत रोधी में आर का वैल्यू बहुत बढ़ गया, यानी प्रतिरोधकता बहुत बढ़ गई, रुकावट बहुत बढ़ गई, तो करंट पास करने में बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सारा चीज इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। समझ में आ गई बात। अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, ये जो के पढ़ा हमने, ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है ना। जो ये के का जो मान है, कंडक्टिविटी का जो मान है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और उस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कि जो के का मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है, हम लोग तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर ये सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड डाला गया है ना। क्योंकि हम लोग, हमारे पास जो फॉर्मूला है K = 1/r अपॉन इंटू L अपॉन A, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में L क्या है, इस फॉर्मूला में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है, ठीक है। और A क्या है, A है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया को A बोलते हैं और इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को L बोलते हैं। तो यहाँ पर चालकता का जो मान है वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज है उस पर निर्भर करेगा। क्या क्या चीज है देखिए, तो इस बीकर में, जिस बीकर में ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन डाला गया है, कोई ना कोई विलयन डाला गया है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में क्या हो सके, टूट सके, ठीक है। और आयंस में सबसे अच्छे तरीके से कौन टूटता है, तो आयनिक यौगिक टूटते हैं। कौन टूटते हैं, तो आयनिक यौगिक टूटते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो खास करके कौन यूज किया जाता है, आयनिक यौगिक, आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का यहाँ पर सॉल्यूशन विलयन तैयार करके इसमें डाला जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चालकत्व के का मान वो किस पर निर्भर करेगा, क्योंकि के का मान जो है वो L और A पर निर्भर करता है, रॉड पर और उसके बीच की दूरी पर। और ये रॉड कहाँ पर है, तो इस विलयन के अंदर है ना। तो इस विलयन के सांद्रता पर के का मान निर्भर करेगा। ये जो विलयन, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है, आयनिक सॉल्यूशन डाला है, इसकी सांद्रता बढ़ने या घटने से क्या होगा यहाँ पर कि के का मान बढ़ेगा या घटेगा।
समझ में आ रही है बात? तो इसकी सांद्रता से आप क्या समझते हैं? सांद्रता कहने का मतलब है के बारे में मैंने आपको एक और चीज बताया था कि के का वैल्यू जो है वो जी के बराबर हो जाता है। कब? के का मान जी के बराबर हो जाता है। जी क्या चीज है? तो जी है आपका कंडक्टेंस, चालकता। तो कप्पा का मान चालकता के बराबर कब हो जाएगा? जब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जब कितने के बराबर हो जाता है? जब वॉल्यूम हो जाता है 1 मिलीलीटर के बराबर। कहने का मतलब इस दोनों रॉड के बीच का जो एरिया है, इस दोनों रॉड के बीच का जो वॉल्यूम है, इस इतने वॉल्यूम में कितने आयन्स मौजूद है ना? क्योंकि आयन के मूव करने से करंट जो पास करता है वो कैसे करता है? जब आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं? चलते हैं। तो कहने का मतलब कि इतने चीज में, मतलब इतने एरिया में, इतने वॉल्यूम में, सॉरी, इस दोनों रॉड के बीच में जितना भी एरिया कवर हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन ए और इसके बीच की लंबाई के बीच में जितने भी विलियन आ रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी सांद्रता अधिक होगी या कम होगी तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि के का मान बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि के किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। जी क्या है? जी चालकता का वह मान जब वॉल्यूम 1 मिलीलीटर के बराबर हो। तो 1 मिलीलीटर में कितने आयन्स मौजूद हैं? समझ में आ रही है बात? 1 मिलीलीटर में कितने आयन्स मौजूद है? अगर 20 आयन मौजूद है, 20 यूनिट आयन मौजूद है, और उसको यदि हम बढ़ा दे 25 कर दे, तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो के का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी पूरी की पूरी यहाँ पर जो विलियन की सांद्रता है उस पर ये निर्भर करेगा के का मान। समझ में आ गई बात? तो हम क्या बोल सकते हैं? विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता, ठीक है, विलियन की सांद्रता पर यह निर्भर करेगा। क्योंकि अगर सांद्रता अधिक है इसका मतलब कि उस 1 ml विलियन में क्या चीज है कि आयन्स की संख्या अधिक है, ठीक है, और आयन्स की संख्या अधिक है इसका मतलब जो के का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो अधिक पास करेगा। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ताप एवं दाब पर भी निर्भर करेगा। ताप एवं दाब पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है यहां पर? तो तीसरा जो बात है वो है आयनों की संयोजकता या उन पर आवेश, है ना, इस बात पर भी निर्भर करेगा। आयनों की संयोजकता या उन पर आवेश। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पर जो आयनिक विलयन डाला है, आयनिक यौगिक डाला है सॉल्यूशन, अगर हमने NaCl डाला है तो ये जब अंदर जाएगा तो ये किस में टूटेगा? Na+Cl- में टूटेगा। और यदि हम इसके अंदर ZnCl2 डाल दे तो ये किस में टूटेगा? ये Zn2+ और 2Cl- में टूटेगा। तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि NaCl का 1 मोल जब हम इसमें डालेंगे, NaCl का जब 1 मोल हम इसमें डालेंगे तो उस समय हमारे पास चार्ज कितना होगा? एक ये चार्ज होगा, एक ये चार्ज होगा। और जब हम 1 मोल ZnCl2 का डालेंगे तो हमारे पास कितना चार्ज होगा? 2 और 1 3 चार्ज होगा। तो डाला तो हमने 1 मोल ही, लेकिन चार्ज की संख्या यहाँ पर क्या हो गई? अधिक हो गई। तो यहाँ पर ये जो है ये डालने पर क्या होगा? के का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि सब चीज जो है वो चार्ज पर निर्भर कर रहा है। इतने दूर में जो चार्ज है और उनका जो गति है उस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर आयनों की संयोजकता या उन पर आवेश पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर के का मान क्या होगा? अधिक होगा, और यहाँ पर के का मान कम होगा इसकी तुलना में। समझ में आ गई बात? फोर्थ पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट है कि हमने जो धातु की प्रकृति जो है, अब धातु की प्रकृति कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये Zn है, ये Na है, सोडियम है, ये जिंक है। अब सोडियम और जिंक दोनों अलग अलग धातु हैं, इनके जो परमाणु का जो आकार है वो क्या हो सकता है? वो अलग अलग हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज पर भी निर्भर करता है वो। तो हम यहां पर लिख देते हैं उसको धातु की प्रकृति एवं संरचना। धातु की प्रकृति एवं संरचना पर भी ये निर्भर करेगा कि वो कौन सा धातु है। धातु कौन सा कहने का मतलब वो रॉड हमने कौन सा लिया है और उसमें हमने जो विलयन डाला है उसमें कौन सा धातु मौजूद है। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि जिस चीज का हम विलयन लेते हैं, ज़्यादातर जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें हम हमारे पास जिस चीज़ का रॉड होता है उसी का हम विलयन लेते हैं। अगर ये जिंक का रॉड है तो हम यहाँ पर जिंक का रॉड है ये, तो हम यहाँ पर Zn का क्या लेंगे? जिंक का कोई विलयन लेंगे। समझ में आ गई बात?
तो धातु की प्रकृति से आप यहाँ पर इसमें जो विलयन में जो मौजूद धातु है, जैसे जिंक है या Na है, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, और जो रॉड हमने लिया है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर भी ये निर्भर करेगा, है ना। क्योंकि हर एक धातु का जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसका साइज अलग अलग होता है। आप इस बात को समझिए कि अगर 1 ml हमारे पास विलियन है ना, ये इस वॉल्यूम की बात करें, अगर यहाँ पर हमारे पास 1 ml जो है मिलीलीटर अगर हमारे पास क्या है विलियन है, और उसमें अगर हम कैलकुलेट करना है, हमें उसी में कैलकुलेट करना है, उसी का मान निकालना है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर परमाणु जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा एडजस्ट हो पाएगा इस 1 ml सॉल्यूशन में, और जितना बड़ा होगा परमाणु जो है उतना कम उसमें एडजस्ट होगा। तो परमाणु की संख्या जितना अधिक होगी तो चार्ज भी तो उतना अधिक होगा, क्योंकि हर एक परमाणु पे तो चार्ज होगा। तो इस तरह से वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। तो धातु की प्रकृति एवं उसकी संरचना पर भी क्या होता है कि ये निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये सब बेसिक पॉइंट जो इस क्लास में, इस वीडियो में आपको बता दिया गया। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो इस आयनिक विलयन, ये जो विलयन डाला गया है इसके अंदर आयनिक विलयन, उसके चालकत्व के बारे में पढ़ना है। उसके चालकत्व को, उसके कंडक्टिविटी को या उसके कंडक्टेंस को हम कैसे माप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा सा देखते हैं उस टॉपिक को। तो इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आयनिक विलयन का चालकत्व, यानी जो विलयन इसमें डाला गया है उसके चालकता को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मापेंगे। देखेंगे कि इस आयनिक विलयन का चालकता जो है, जो चालकत्व जो है, वो किस तरह से निकाला जा सकता है। क्योंकि इस आयनिक विलयन में आयंस मौजूद हैं और आयंस गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका चालकत्व निकाल सकते हैं। इसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी, उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो आयनिक विलयन का चालकत्व ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आयनिक विलयन की चालकत्व का मैं बात कर रहा हूँ यदि, तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि इस आयनिक विलयन में उपस्थित जो क्या है, जो आयन है, इस आयनिक विलयन में उपस्थित जो आयन है उसके द्वारा जो करंट उत्पन्न किया जा रहा है, उनके द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न किया जा रहा है, वही क्या है, हमारा इस आयनिक विलयन का चालकत्व है। ठीक है, क्योंकि इस आयनिक विलयन में क्या मौजूद है, आयंस मौजूद होंगे। तो उस आयंस के द्वारा कुछ ना कुछ जो है करंट जो है पास कराया जाएगा। तो उसके द्वारा जो करंट पास कराया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे इस आयनिक विलयन का चालकत्व। तो अब इस आयनिक विलयन का चालकत्व मापने के लिए हमें कुछ तरीका चाहिए, उस तरीका को अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये किस किस चीज़ों पर निर्भर करेगा। आयनिक विलयन का जो चालकत्व है वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जरा सा देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर जो विलयन डाला है ना, जल में हमने क्या किया, यहाँ पर जल में हमने किसी तरह का वैद्युत अपघट्य विलयन डाला, यानी कि आयनिक विलयन हमने मिलाया, चाहे वो NaCl का हो, चाहे वो KCl का हो, वो किसी भी तरह के आयनिक कंपाउंड का पानी में जो हमने घोल कर इसमें डाला है विलयन, उस पर तो निर्भर करेगा ही, बिल्कुल करेगा। तो जल में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, हम क्या कर रहे हैं, हम जो सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं या KCl डाल रहे हैं या जिंक क्लोराइड डाल रहे हैं, उसकी प्रकृति पर तो निर्भर करेगा ही, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, अब इसमें जो हमने डाला वैद्युत अपघट्य, जो हमने डाला, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, उसमें मौजूद आयन का आकार कैसा है, उसमें मौजूद आयन का आकार कैसा है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आयन का आकार बहुत अधिक होगा तो कम आयन जो है वो फिक्स हो पाएंगे इस विलयन में, अगर हम 1 ml की बात करें तो। ठीक है, और यदि साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा जो है वो क्या करेगा कि उतना ज़्यादा साइज जो है उसमें एडजस्ट हो पाएगा, उतना ज़्यादा आयन एडजस्ट हो पाएंगे, और आयन जितना अधिक होगा तो चालकत्व के मान पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट ये है विलायक की प्रकृति। हमने जल में मिलाया है इसको, जल खास करके हम लोग जानते हैं कि जल जो है वो लगभग न्यूट्रल होता है, उसकी pH की मान 7 होती है, लेकिन फिर भी जल में भी क्या होता है कि H+ और OH- आयन की कुछ मात्रा होती है, लेकिन कम होती है। उस जल के जगह अगर हम किसी दूसरे चीज में क्या करें कि हम उस NaCl या KCl को मिला दें, तो जल से तो अधिक होगी उसकी चालकता। तो पहले से हमने जिसमें मिलाया उसकी चालकता पहले से अधिक है जल की तुलना में,
तो यहाँ पर उस चीज़ पर भी निर्भर करेगा कि हमने किस चीज़ में मिलाया, जल में मिलाया कि उसके अलावा किसी और चीज़ में हमने क्या किया है। तो यहाँ पर विलायक की प्रकृति पर भी ये बात निर्भर करेगा। ठीक है। उसके बाद वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, यानी हम जो NaCl इसमें डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड या KCl या ZnCl, तो कोई भी जो हम वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसकी सांद्रता क्या है, मतलब हम कितने अमाउंट में जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। 5वां पॉइंट है तापमान, उस पर भी निर्भर करेगा। ये 5 पॉइंट को आप एकदम लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर इसको आप लिख सकते हैं अपने नोट में। चलिए, तो सबसे हमारा जो मुद्दा है इस टॉपिक में वो है कि हम मापे कैसे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस चालकत्व का एग्जैक्ट मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, चालकत्व का मतलब K होता है, कप्पा होता है, ठीक है। और K जो है वो किसके बराबर होता है, जो K है वो किसके बराबर होता है, तो K जो है अभी हमने देखा था क्या क्या, तो 1/r, ठीक है, 1/r और L/A, ठीक है। चलिए फॉर्मूला आप याद रखिए। इसके अलावा जरा सा ये देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जो कंडक्टेंस होता है ये क्या है आपका, ये आपका है रेसिस्टिविटी, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है और ये क्या है, कंडक्टेंस है। तो ये इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर हम इस आयनिक विलयन के रेसिस्टेंस के बारे में पता लगा लें, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में पता लगा ले, इसके हम प्रतिरोध के बारे में पता लगा ले, आर का मान अगर हमको आ जाए कहीं से, इस विलयन के आर का मान अगर हमको कहीं से आ जाए तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, के का मान भी निकाल सकते हैं। के का मान हमें बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला होता है। तो आर का मान, रेसिस्टेंस का मान, इस विलयन का जो रेसिस्टेंस मतलब कितना अवरोध पैदा किया जा रहा है इस विलयन के द्वारा करंट पास कराने में, उसका अगर वैल्यू मान अगर हम निकाल ले तो हमें यहाँ से के का भी मान निकल जाएगा, कंडक्टिविटी का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए हमारे पास फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं एक खास तरह की इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट उसको हम कह सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स में आप लोग देखते होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो इस विलयन के प्रतिरोध को माप सकते हैं, और प्रतिरोध यदि हम माप लेते हैं तो हमें के का मान यानी कंडक्टिविटी भी, उसके चालकत्व को भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। प्रॉब्लम ये उत्पन्न होता है कि इस विलयन को, है ना, जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे तो वो किस तरह का होता है, जरा सा आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो जरा सा इस चीज़ को गौर करिएगा। इस तरह से क्या होता है, इसमें रेसिस्टर होते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है, ये इस तरह से इससे करके कुछ आप देखते होंगे, इस तरह से स्विच होता है यहाँ पर, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मीटर होता है, क्या करने के लिए, करंट को मापने के लिए कि करंट इससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ये सब रेसिस्टर है। तो यहाँ पर जितने भी रेसिस्टर हैं, इस रेसिस्टर का हम लोग प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और ये सभी तार से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि इस विलयन को हम तार से कैसे जोड़ पाएंगे, इस बीच में हम इस विलयन को कैसे घुसा पाएंगे, तो ये थोड़ा सा क्या है, मुश्किल वाला कार्य है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से तो हम माप सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि हम सीधे तौर पर व्हीटस्टोन ब्रिज से विलयन को नहीं जोड़ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं लेकिन हमें कुछ यहाँ पर दिक्कत होती है। तो दिक्कत क्या होती है यहाँ पर, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को सीधे तौर पर विलयन से जोड़ना मुश्किल है, ठीक है। असंभव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। यानी यहाँ पर इस रेसिस्टेंस के आर के जगह पर अगर यहाँ पर हम विलयन लगाना चाहते हैं, सीधे तौर पर अगर जोड़ देना चाहते हैं, तो यह बहुत ही क्या है यहाँ पर कि मुश्किल है, ठीक है।
एक ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक खास तरह की चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंडक्टिविटी सेल तैयार करना होगा, यानी कि कंडक्टिविटी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग चालकता सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, चालकता सेल कहते हैं। कंडक्टिविटी सेल यानी चालकता सेल। चालकता सेल एक खास तरह की सेल होती है जो बनाई जाती है, ठीक है, तैयार किया जाता है। उस सेल के अंदर हम क्या करेंगे, इस विलयन को निकाल लेंगे और उस सेल के अंदर रख देंगे और तब उस कंडक्टिविटी सेल को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फिक्स कर देंगे ईट व्हीटस्टोन ब्रिज में। तब हमारा काम जो है आसानी से हो जाएगा। यानी जिस विलयन की हम लोग चालकत्व का मान निकालना चाहते हैं उसका पहले हमको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा और उसके प्रतिरोध को निकालने के लिए उस विलयन को हम कंडक्टिविटी सेल में डालेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, ईट व्हीटस्टोन ब्रिज में फिक्स कर देंगे। ठीक है, अगर ये R1 है, सपोज दैट ये कुछ R2, R3, R4 इस तरह से है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, उस फॉर्मूला को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जरा ये समझिए आप कि कंडक्टिविटी सेल होता क्या है, ये किस तरह का होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक और जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्ट करंट सप्लाई किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डीसी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट करंट सप्लाई किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित किया जाता है। देख रहे हैं ना, डायरेक्ट करंट आएगा और इस रेसिस्टर से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि डायरेक्ट करंट का यूज हम नहीं कर सकते हैं। इस कंडक्टिविटी सेल को डायरेक्ट करंट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित किया जाए, इस विलयन के थ्रू पास कराया जाए, तो क्या होगा कि इस विलयन में क्या होगा कि कहने का मतलब है इस विलयन में क्या होगा कि प्रत्यक्ष धारा अगर हम पास कराते हैं तो इस विलयन का कंडक्टिविटी बदल जाएगा। ठीक है, इस विलयन का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बदल जाएगा डायरेक्ट करंट देने से। यानी कहने का मतलब विलयन की प्रकृति बदल जाएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि प्रत्यक्ष धारा देने से विलयन की प्रकृति बदल जाती है। तो ये चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि हम एक खास विलयन के लिए हम चालकत्व का मान निकाल रहे हैं। अगर उसकी प्रकृति ही बदल गई, उसकी मोलर कंडक्टेंस ही बदल गई, तो फिर यहाँ पर हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष धारा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डीसी का इस्तेमाल, इसको डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट, हम लोग डीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग एसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एसी किसको कहते हैं, तो एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रति धारा प्रवाहित करेंगे। समझ में आ गई बात। तो डीसी को हम लोग नहीं करेंगे, हम यहां पर एसी करंट पास करेंगे। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है, दो चीज यहां पर ध्यान में रखना है कि इस विलयन के चालकत्व को, कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम पहले रेसिस्टिविटी निकालेंगे, प्रतिरोध निकालने में दो प्रॉब्लम आएगा, है ना। प्रतिरोध हम फिजिक्स के तौर पर देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम आएगा। एक प्रॉब्लम यह आएगा कि इस विलयन को डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं जोड़ सकते हैं, मुश्किल है। दूसरा ये है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक खास तरह की जो है सेल होती है कंडक्टिविटी सेल। उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर उस विलयन को डालेंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि डायरेक्ट करंट सप्लाई होता है। तो डायरेक्ट करंट सप्लाई होने से क्या होता है कि इस विलयन की प्रकृति बदल सकती है ना। इस विलयन की प्रकृति अगर बदल जाएगी तो फिर जो चालकत्व है जो हम खास विलयन के लिए माप रहे हैं वो तो एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसी धारा प्रवाहित करेंगे। समझ में आ गई बात। अब जरा सा देखते हैं कंडक्टिविटी सेल के बारे में, कितने तरह के होते हैं। आप जब एनसीईआरटी देखेंगे दो तरह के कंडक्टिविटी सेल आपको दिखाई गई होगी इमेज में। तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। देखिए, एक तो यहाँ पर तो जगह कम बच रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर छोटा सा बनाता हूँ। देखिए, एक इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर इस विलयन को निकाला, जिसका हमें क्या निकालना है, जिसका हमें चालकत्व का मान निकालना है, उसको इसमें हमने क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, दो रॉड लगा दिया।
ये एक इलेक्ट्रोड और इधर से भी एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया, समझ में आ गई बात। और इस इलेक्ट्रोड के बीचों बीच से हमने क्या किया, एक तार निकाला इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस तार को हम ऐसे करके ले गए और इसी तार को क्या करेंगे, यहां पर हम फिक्स कर देंगे, इसी तार को हम यहां पर फिक्स कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये दोनों हमारे क्या है, इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। ये दोनों ही हमारे इलेक्ट्रोड हैं। इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया है, इस विलयन में डाल दिया है ताकि इस विलयन का इलेक्ट्रोड से संपर्क बना रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहां पर इसको यहां से क्या कर देंगे, इट व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ देंगे। यहां से हम इट व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको जोड़ सकते हैं। तो ये कंडक्टिविटी सेल है इस तरह का, ये प्लेटिनम का खास करके बना होता है और इसके ऊपर एक प्लेटिनम की काली परत होती है, चढ़ाई जाती है, ठीक है। खास करके प्लेटिनम का ये बना होता है। तो एक इस तरह का भी आप देखेंगे और एक और होता है कुछ इस तरह का, सिंपल एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है इस तरह से, और इसके अंदर क्या है कि विलयन डाला गया है। जिस विलयन का हम लोग क्या कर रहे हैं, चालकत्व का मान निकालने जा रहे हैं, उसका इसमें विलयन डाला गया है। और यहाँ से क्या है कि तार निकले हुए हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और इस तार को क्या करना है, हमको जोड़ देना है एक व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो एक इस तरह का आपको मिलेगा कंडक्टिविटी सेल और एक इस तरह का मिलेगा, बस साइज का अंतर है, काम एक ही करेगा ये। तो समझ में आ गया आपको कि आयनिक विलयन का चालकत्व निकालने के लिए क्या क्या करना है। तो चालकत्व निकालने के लिए हमें प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ से दूसरे फॉर्मूला से हमें क्या होगा कि चालकत्व का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आता है। एक प्रॉब्लम कौन सा आता है कि हम डायरेक्ट विलयन को इट व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं जोड़ सकते हैं सीधे तौर पर। तो इसके लिए कंडक्टिविटी सेल चाहिए, चालकता सेल चाहिए। 2 तरह के चालकता सेल आप देख पा रहे हैं। इस चालकता सेल के अंदर हम उस विलयन को डालेंगे जिसका हमें चालकत्व का मान निकालना है। दूसरा ये चीज़ है कि इसमें डायरेक्ट करंट का प्रवाह किया जाता है, तो लेकिन डायरेक्ट करंट का प्रभाव करने से दिक्कत यह है कि विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, AC सप्लाई करना है, अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई करना है। 2 प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, इस 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हम L मान लेते हैं। इस 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम A मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास कुछ फॉर्मूला आएंगे, कुछ फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं जो हमें रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टिविटी निकालने में मदद करेगी। R के बाद हमें K का मान निकालने में मदद करेगा। उस फॉर्मूला को थोड़ा हम डिराइव करके देखते हैं, बहुत सारी फॉर्मूला होती है, उसको देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए जितने भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को एकदम आप सेट कर लेंगे दिमाग में। इन्हीं सब फॉर्मूला को डिराइव कर करके बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं जो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में भी मदद करेंगे। एक तो ये आप जानते होंगे R इजिकल टू यानी रेसिस्टेंस इजिकल टू रो L अपॉन A, एक ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी जानते होंगे कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, कैपिटल G इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये उल्टा हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये उल्टा हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, L नीचे चला आएगा, ठीक है। और ये रो के जगह पे क्या हो जाएगा, 1/ρ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/ρ आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। इसी को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये भी कर सकते हैं, कैपिटल G 1/ρ को हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा, यानी कि K बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि K बराबर 1/ρ होता है। तो इस 1/ρ के जगह पे हम लोग K भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ सकता है। समझ में आ गई बात। अब देखो K बराबर 1/ρ होता है तो ρ बराबर भी 1/K हो सकता है। समझ में आ गई बात, ρ बराबर भी 1/K हो सकता है। तो ρ बराबर भी 1/K हो सकता है। तो यहां से देखिए एक और फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया। अब देखिए एक काम और हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए R बराबर क्या है, R बराबर ρ इंटू L अपॉन A है। तो इस R बराबर ρ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ρ के बराबर हम 1/K भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। K बराबर 1/ρ है तो ρ बराबर भी 1/K हो सकता है। तो इसके जगह पे हम 1/K भी लिख सकते हैं।
और L अपॉन A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये L बाय A जो है, यहाँ पर L बाय A क्या है, ये दूरी L और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसको हम लोग एक खास नाम से जानते हैं L बाय A को, जिसको हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, G स्टार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं R = 1/K और इसके जगह पे हम G स्टार भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यदि हम और डिराइव करें जरा सा, तो G स्टार अपॉन K भी हो सकता है, G स्टार अपॉन K भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से जब हम और डिराइव करेंगे तो यहाँ से K की भी वैल्यू निकल सकती है, यहाँ से तीनों का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, K बराबर G स्टार अपॉन R। तो ये सब फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, इस यहाँ से एक तरफ से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर कि R बराबर क्या होता है। देखिए एक और फॉर्मूला कहीं से उठाइए आप, R बराबर रॉ इंटू L बाय A। तो आप ये भी कर सकते हैं कि रॉ को रॉ रहने दीजिए और L बाय A को क्या कर दीजिए, आप G स्टार लगा दीजिए। ठीक है, तो एक ये भी फॉर्मूला आपको हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और हो सकता है यहाँ पर कि R बराबर, इस रॉ के जगह हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल G को भी लिख सकते हैं। इस R के जगह पे हम कैपिटल G को भी लिख सकते हैं और इंटू G स्टार भी हमारा हो सकता है। ठीक है, और एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि G यहाँ से निकालना होगा हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, R अपॉन G स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी हर एक फॉर्मूला क्या है, एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है। कितना भी आप घुमा के करेंगे तो घुमा फिरा के बात एक ही होगा। इसमें आपको कुछ दिक्कत होगा, हमें पता है। आप क्या कीजिए कि इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से आप इसको कीजिएगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। वैसे हम कितना भी करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई आपको ये चीज़ नहीं समझा पाएगा। तो आप खुद से डिराइव कर करके एक दूसरे को जोड़ जोड़ के आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला आया है, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि सर रेसिस्टेंस ही हमें निकालना है जब, तो व्हीटस्टोन का प्रयोग क्यों करें, हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्मूला है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला हैं। जैसे आप कहेंगे कि सर रेसिस्टेंस निकालने का हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास एक ये फॉर्मूला है ना, यहाँ G का मान, कंडक्टेंस का मान हमें पता होगा और G स्टार का मान पता होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तब इस यहाँ से भी हमें R का मान निकल सकता है, या यहाँ से भी हमें R का मान निकल सकता है कि रॉ का वैल्यू पता रहेगा हमें और यहाँ पर G स्टार का वैल्यू पता रहेगा, तो मल्टीप्लाई करके R का वैल्यू निकल सकता है। ये अलग अलग तरह की चीज़ें आपको आ सकती है माइंड में कि हम यही क्यों करें, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, है ना, यहाँ जो G कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर भी देखिए इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, R = G कांस्टेंट G स्टार, यानी कि इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, अपॉन K। आप कहेंगे कि सर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, K का मान होगा, G का उसको डिवाइड कर देंगे, R का मान आ जाएगा। तो इतना करने का हमें व्हीटस्टोन की जरूरत क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये G स्टार जो आप देख रहे हैं, G स्टार क्या है, असल में ये L/A है। तो L/A जो है, ये जो दूरी है, इसको नापना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इस L/A को, इस दूरी को नापना क्या है, बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए अगर हम इस L का दूरी लेते हैं तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाता है, इस दो रॉड के बीच के दूरी का एग्जैक्ट मान पता नहीं चलता है। और जब एग्जैक्ट मान पता नहीं चलेगा तो इसका मान क्या होगा, कुछ वेरिएबल आएगा, एग्जैक्ट मान इसका नहीं आएगा। और जब इसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा तो यहाँ पर हम बैठाएंगे तो R का एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। तो हमको R का एग्जैक्ट मान निकालना है, सटीक R का प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब करना क्या है, सीधा इस व्हीटस्टोन ब्रिज में उस कंडक्टिविटी सेल जो हमने देखा उसको यहाँ पर जोड़ देना है, सीधा सीधा इतना काम कर लेना है और वहां से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार है। ठीक है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेसिस्टर हैं। इसमें से एक रेसिस्टर के जगह पे हमने क्या लगाया, चालकता सेल लगाया। उस चालकता सेल में वो आयनिक विलयन डाला गया है जिसका हमें प्रतिरोधकता निकालना है, जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास सिंपल सी फॉर्मूला होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या होता है वो फॉर्मूला अगर हम इस पर पुट कर दे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा, तो ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी R2 × R3 बराबर क्या हो जाएंगे, R1 × R4 हो जाएगा।
यहाँ से हमें R2 निकालना है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R4 और बटे R3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप R2 का यानी इसका एग्जैक्ट R का मान निकाल सकते हैं। और जब R का एग्जैक्ट मान हमें निकल जाएगा तो G बराबर क्या होता है, G बराबर 1/R होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट G का मान निकल जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट यहाँ पर प्रतिरोध पता चल गया, हमें यहाँ पर चालकता पता चल गया, है ना। चालकत्व की बात करें यदि हम, K की बात करें यदि, तो K के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। K को निकालने के लिए भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला से हम लोग चालकत्व का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। देखिए G बराबर 1/R2, यहाँ से G कंडक्टेंस का मान निकल गया। यहाँ पर G क्या है, यहाँ पर ये G है चालकता, G क्या है, चालकता। R क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, ये भी हमें पता चल गया। तो ये जब पता चल गया तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, R बराबर रॉ इंटू G स्टार। तो G स्टार यहाँ से निकल जाएगा, R का मान हमने निकाला है, ये R2 हो जाएगा इस केस में। तो R2 का मान हमने निकाला है और अपन रॉ का वैल्यू हमें जो है दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से हम G स्टार का मान निकाल लेंगे। और जब G स्टार का मान निकल गया तो यहाँ से हम K का भी मान इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। K इज इक्वल टू G, ये G क्या है, G का मान हमने निकाला हुआ है यहाँ से, और G स्टार का मान हमने निकाला हुआ है यहाँ से। तो ये जब दोनों मान को यहाँ पर पुट कर देंगे तो K का वैल्यू हमें निकल कर आ जाएगा। और K हमारा यहाँ पर क्या है, तो K यहाँ पर हमारा चालकत्व है, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हम चालकत्व का मान, प्रतिरोध का मान, चालकता का मान, इन सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करना बहुत आवश्यक है। ये इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको, इस अलग अलग फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आपको आज मैंने ये बताया कि आयनिक विलयन का चालकत्व को किस तरह से मापा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जितने भी फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया था आपको वो भी याद रखना है, खुद से प्रैक्टिस भी करना है, आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो वो अगले वीडियो में आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, इससे जुड़ा हुआ ही चीज़ है। तो इस वीडियो को तो आपने देखा, और नेक्स्ट वीडियो में भी आप जरूर आइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।